लो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विधुवीरेश्वर शर्मा और आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हुए हैं, गौरव गुप्ता जी, जो कि इस समय बैंक ऑफ इंडिया में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर काम कर रहे हैं। हमारे काफी पुराने स्टूडेंट है और बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। तो क्यों ना, मैंने सोचा कि इनके एक्सपीरियंसेस जो रहे ओवर द कोर्स ऑफ हिज प्रिपरेशन और आगे जब एज अ पीओ सेलेक्ट होके बैंक ऑफ इंडिया में गए, तो क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं, इन सारी चीजों पर आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। ओके, सो गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में और अपने थैंक बिजी यू थैंक स्केड्यूल यू से आपने टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी। गौरव को तो भैया काफी पुराने टाइम से जानते हैं, इंजीनियर है और बहुत अच्छा इनसे स्टूडेंट भी हैं, दोस्त भी हैं, दोनों चीजें हैं। तो गौरव, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, इंजीनियरिंग के बाद ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ रुख करते हैं, या फिर चलो उससे पहले आप अपने बारे में बताओ, फिर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम गौरव गुप्ता है। मैं 27 साल का हूँ। अभी मैं बैंक ऑफ इंडिया में एज ए असिस्टेंट मैनेजर पोस्टेड हूँ। मेरा प्रोबेशन खत्म हो गया है। अच्छा, ओके, तो और बधाई आपको बहुत। जी, ठीक है, तो इंजीनियरिंग आपने किया एज अ ग्रेजुएशन, उसके बाद तो देखो सारे के सारे इंजीनियर ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ओर जाते हैं, तो बैंकिंग क्यों चुना आपने सबसे पहले तो? क्योंकि ऑनेस्टली बैंकिंग में हर साल जॉब्स निकलती हैं, भले ही कम निकले ज्यादा निकले, बट एक फिक्स्ड है कि निकलेगी कुछ वैकेंसीज। और मैकेनिकल में जॉब्स का थोड़ा कम हो गया सिनेरियो, तो इसलिए हम्म। दूसरी फील्ड की तरफ जाना पड़ा मुझे। तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में मतलब पिक्चर क्लियर थी इंजीनियरिंग खत्म होने के साथ साथ ही कि बैंकिंग के लिए जाने हैं, क्योंकि फिक्स वैकेंसीज हर साल आती हैं और कुल मिला के एक फिक्स सा चीज है। ओके, चलो। हम्म। तो शुरुआत आपने कैसे की और सबसे पहला एग्जाम आपने कौन सा दिया था, और एग्जाम देने के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या था, आपके दिमाग में क्या चीजें चली थी उसके एग्जाम के दौरान? सबसे पहला एग्जाम मैंने दिया था SBI PO 2018। मैं उस अच्छा, टाइम गुड़गांव की एक कंपनी में जॉब करता था। ओके ओके। तो मैं तो वो एग्जाम देने आया था। प्रिपरेशन आपने वो जॉब के साथ ही करी थी? नहीं, मैंने जॉब के साथ कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। एक्चुअली क्या हुआ, मुझे लगता था कि मेरी मैथ्स अच्छी है तो एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि प्राइवेट अच्छा। जॉब में मेरा नहीं बन रहा था। बट जब एग्जाम दिया तो पता चला कि आप हम्म। तो कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे हो। हम्म। तो तो कुल मिलाकर रियलिटी मतलब चेक उस मिल टाइम, जाता है एकदम से कि नहीं भाई, जो लगता था हाँ वो नहीं है। हाँ तो फिर जैसे आपने एसबीआई पीओ दे, एक शौक सा लगा आपको कि भाई जो हमने सोच रखा था वैसा तो नहीं है, तो फिर क्या आपने हाँ। जॉब स्किप करके फुल ऑन प्रिपरेशन किया, कि जॉब के साथ फिर आपने प्रिपरेशन किया? नहीं, फिर मैंने जॉब छोड़ दिया था 1-2 महीने बाद। और एक्चुअल में देखा जाए तो मेरी रियल जर्नी जो है वो जनवरी 2019 में स्टार्ट हुई, जब से मैंने ओके, प्रिपेयर करना शुरू किया। बस अब आप पूरी अपनी जर्नी बताइए स्टेप बाय स्टेप, अपने जनवरी 2019 से कैसे शुरुआत की और क्या क्या आगे आपने चैलेंजेस फेस किए। पहले मुझे लगा कि अब मुझे कोचिंग लगा लेनी चाहिए, क्योंकि आप हर चीज में बेस्ट नहीं हो सकते हो, फिर आपको जी कंपटीशन का जी। भी आइडिया नहीं है। अब वहां क्या होता था, आप 1 घंटे में 3 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 4 क्वेश्चन कर पा रहे हो, और बट आपको 1 घंटे में करना है 100 क्वेश्चंस। हम्म। बट एक ये है कि आप जब तक कोचिंग नहीं करोगे, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि चीजें सॉल्व कैसे करनी। एक बार आपने सीख लिया कि चीजें सॉल्व कैसे करनी, एक बार आपको अप्रोच आ गई, उसके बाद सारा खेल सेल्फ स्टडी का है। आप मॉक टेस्ट देते रहो, कंटिन्यूअस मॉक टेस्ट देते रहो, तो इवेंचुअली आप कहीं ना कहीं क्रैक कर ही लोगे। मतलब अल्टीमेटली स्टार्टिंग पॉइंट आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस लेना ही पड़ेगा, चाहे वो इनिशियल पुश हाँ आपको लेना ही है, फिर अल्टीमेटली आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा वो पूरी तरह डिपेंड करेगा कितनी बेहतर आपकी सेल्फ स्टडी है, कितनी अच्छी आपने प्रैक्टिस की है ना? तो नहीं, जनवरी इसमें एक चीज और 2019 में जोड़ना आपने, हाँ। चाहूंगा। जी जी जी। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, सेल्फ स्टडी ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप कंटिन्यूअस मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब भले ही 15 मिनट के क्विज दीजिए, 20 मिनट के क्विज दीजिए, एक छोटे छोटे पार्ट में दीजिए, बट वो रेगुलर लेवल पे देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको तो पता रहना मतलब चाहिए हाँ, कि क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितने लोगों में आपकी क्या रैंक आ रही है, वो बहुत जरूरी है। तो अल्टीमेटली अगर आपकी भाषा को और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, तो मॉक टेस्ट आर द बैकबोन ऑफ द एग्जाम प्रिपरेशन। मतलब मॉक टेस्ट नहीं है हाँ तो प्रिपरेशन है कोई मतलब नहीं है ना? तो भैया जो हाँ। भी लोग देख रहे हैं, देख लो आपके सामने एक सिलेक्टेड बंदा बोल रहा है, हम लोग तो बोल बोल के थक चुके, बट आपको समझ में नहीं आता। सिलेक्टेड बंदा बोल रहा है कि भाई मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट के बिना सिलेक्शन नहीं होना है। मैंने पहला एग्जाम दिया था LICW 2019। ओके, और तो उसमें एक्चुअली हम्म
मैथ्स मेरा बहुत अच्छा गया था, बट रीजनिंग में शुरू के 15 मिनट अच्छे गए थे, लास्ट में मैं पजल पे फंस गया था, तो वो एग्जाम पूरा बेकार हो गया था मेरा। अच्छा, तो इनिशियली मतलब आपका आईबीपीएस पीओ सिलेक्ट होने से पहले कितने एग्जाम्स आपने दिए थे और कितने साल या महीने आपको लगा आईबीपीएस पीओ सिलेक्ट होने में? मुझे टोटल लगा 11 महीने, हम्म। और एग्जाम मैंने दिए होंगे 6 7 8 के आसपास, क्योंकि मैंने तो एल आई सी जो डब्ल्यू दिया था, मैंने एफ सी आई ए जी 3 दिया था, मैंने एस बी आई पी ओ दिया था, आर आर बी पी ओ दिया था, देन आई बी पी एस पी ओ दिया था। ओके, तो उसमें आपका फिर सिलेक्शन हो गया था। ऑलराइट। तो अगर बात हाँ। करें जो कुल मिला के 11 महीने थे और 7 या 8 जो एग्जाम्स थे, उसमें सबसे जो ज्यादा चैलेंजेस थे वो आपने क्या फेस किया, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या आपको एक लर्निंग मिली ताकि आप एक स्टूडेंट को बेहतर गाइड कर पाए? मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ना टेस्ट देने से या एग्जाम देने से मत डरो। जैसे हम्म। इंश्योरेंस और बैंकिंग में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो आपको एग्जाम अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको रियलिटी चेक मिलता है और आपको पेपर देने की प्रैक्टिस बढ़ती है। क्या हुआ, जब मैं एस बी आई पीओ 2019 का मैंने एग्जाम दिया था, उस टाइम मैं घर से सोच के गया था कि लास्ट टाइम 52 कट ऑफ गया था, तो अपन को हम्म। 75 क्वेश्चन करने हैं, तो अपना प्री क्लियर हो जाएगा। अब जब आप हम्म। सोचोगे ही 75 का, तो तो और मैं कम करके हो आया था जाएंगे अटेम्प्ट। 69। तो मैं करके आया था हम्म। 69, मेरे मार्क्स आए थे 63, और कट ऑफ हम्म। गया था 69। तो उस टाइम हम्म। ये एक मिला जानने को कि आप अपना गोल छोटा मत रखो। आप क्यों सोच रहे हो कि आप 75 करके आओगे? आप तो पूरे करने की सोचो। बहुत ही सही चीज है। और हमेशा स्टूडेंट्स को भी इस प्रकार से गाइड करते हैं, दिमाग में कोई फिगर बना के मत जाओ। हाँ। जितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो मैक्सिमम करो। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, कम अटेम्प्ट हुए हैं, तो बाकी लोगों से डिस्कस करो। अगर सभी से कम हुए दैट मींस पेपर कठिन है, कट ऑफ कम जाएगा। अगर आसान पेपर है, कट ऑफ ऑब्वियसली ज्यादा जाएगा। तो आपके हाथ में तो भैया अटेम्प्ट्स करना है, जितने बेहतर आप अटेम्प्ट्स कर पाए उतना आपके लिए अच्छा है। ओके। तो आईबीपीएस पीओ प्री क्लियर हुआ काफी अच्छे से। मेंस के लिए आपने क्या रास्ता अपनाया कि यार श्योर शॉट मेंस क्लियर करना ही है, तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी और मेजर फोकस आपका किस सेक्शन पर था मेंस को लेकर? एक तो देखो, मेंस का एग्जाम 3.5 घंटे का होता है, और हम्म। प्री होता है 1 घंटे का, तो सिटिंग का बहुत अंतर आता है। ये तो तो है। नॉलेज नॉलेज हर किसी के पास है, बट वो नॉलेज को 3.5 घंटे में कैसे यूटिलाइज करना है वो आपको सीखना है। जीए सब पढ़ रहे हम्म। हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म सबके पास है, सब कहीं ना कहीं से जीए पढ़ ही रहे हैं, बट आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हो उस पीरियड ऑफ टाइम में, वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरा प्री जैसे ही क्लियर होता, मतलब एक आइडिया लग जाता है कि प्री क्लियर है मेरा। 83.75 मार्क्स आए थे प्री में, और कट ऑफ शायद हम्म। 59 गया हुआ था। ओ और नाइस यार, प्री, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था, बहुत क्योंकि ही मैं बढ़िया। हाँ। क्योंकि क्योंकि मैं आपको बता हम्म। रहा हूँ ना, मेरा एसबीआई पीओ नहीं निकला था, तो वहां से मेरी स्ट्रेटेजी क्लियर थी कि मेरे दिमाग में एक चीज सेट रहती थी कि मैं 100 करके आऊंगा। और वो जी होता जी। एक्चुअली ये है कि आप 100 नहीं कर पाते हो, 90 के आसपास चले जाते हो। हम्म। तो 90 भी मेंस तब में जाओगे, देखो 90 तब जाओगे जब प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। सिर्फ कंटिन्यूअस पढ़ाई प्रैक्टिस से होनी 90 नहीं चाहिए। जाओगे, ठीक है, डिस्क्लेमर मार्क हाँ। कर दूं मैं यहाँ पर, है ना? चलिए, हाँ, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो उसके बाद मेंस में तो मेरा क्लियर था कि मुझे भाई 3.5 घंटे बैठना आता ही नहीं, हम्म। क्योंकि एग्जाम भी आप कोई भी दे रहे हो, आप अपने कॉलेज में भी दिए तो 2.5 घंटे 3 घंटे, 3.5 घंटे बैठना और आपका कंटिन्यूस दिमाग चलना, वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्लियर रहती थी। मैं सुबह 6 बजे उठ के लैपटॉप लेके बैठ जाता था, मतलब मैं उठते से ही लैपटॉप खोल लेता था। एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता था मैं 3.5 घंटे का, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रैंडम। और वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद फिर मैं पूरे दिन जीए रिवाइज करता था और अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करता था, हम्म। क्योंकि आप सब कुछ बेटर कर लोगे, बट आप उतने वर्ड्स ही टाइप नहीं कर पाओगे प्रिसाइज में, आपका सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं निकलेगा, तो वो भी और जाएगा। उसका तो एक आपको सबसे सब बड़ा कवर करके कारण क्या है, चलना है। पहले हम लोग लैपटॉप वगैरह काफी यूज करते थे, फोन पे टाइपिंग सब लोग करते हैं, तो उतनी प्रैक्टिस रही नहीं लैपटॉप की या कीबोर्ड की। हाँ। तो कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करना आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी। हाँ, तो 1 घंटे मेरा फिक्स रहता था कि मैं कीबोर्ड प्रैक्टिस करूंगा, शाम को पूरे दिन जीए चलेगी। और मैं ये हम्म। बताना चाहता हूँ, जैसे मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का कोई सिलेबस अलग नहीं हो जाता, बस डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है मेंस में। हम्म। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, प्री की और मेंस की, तो आपकी प्री के टाइम पे लगभग मेंस की तैयारी हो जाती है। अब आपको वो ये है कि आप उतने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो हार्ड लेवल के। हम्म। तो मेरा तो फिक्स था, 25 दिन के आसपास में लगातार मेरा यही शेड्यूल था। मैं सुबह 6 बजे उठता था, 3.5 घंटे का एग्जाम दिया, उसके बाद जीए पढ़ी, रात को टाइपिंग की, पूरा दिन अपना बिजी रखता था कि मुझे पता है ये 25 दिन है, यहाँ कर लिया,
तो फिर आगे सब सही नाउ हो और जाएगा। नेवर वाला केस है हाँ। ना? तो देखो भाई सिंपल सी बात है, मैक्सिमम जो 90% स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे होंगे उन्होंने जीवन भर में एक आधी मेंस का मॉक टेस्ट दिया होगा और यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल, डेली 25 डेज तक लगातार मेंस का मॉक टेस्ट देना और फिर प्रैक्टिस करना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ा सवाल सबके मन में ये, सर प्री क्लियर हो रहे हैं, मेंस क्लियर नहीं हो रहे, क्या करें? एफर्ट की कमी है। हाँ, तो जैसे कि आपने बात किया जीए के बारे में, तो जीए पढ़ने की आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? जीए के लिए आपने किस प्रकार से प्रिपरेशन किया, जो कि ऑब्वियसली आपने आईबीपीएस पीओ क्लियर हुआ है तो आपके लिए हेल्पफुल भी रही वो स्ट्रैटेजी। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा जितने भी एस्पिरेंट हैं सब अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, क्योंकि ओके। जीए का मैटर सब्जेक्टिव होता है। क्या होता है, अगर आपके साथ आपके 5 दोस्त हैं तैयारी करने वाले या 5 नोन हैं जिनके साथ आप कम्पीट करते हो, मतलब आपको पता है, तो सब अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करेंगे और उन्होंने कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन ज़रूर पढ़ा होगा जो आपने नहीं पढ़ा। तो वो अगर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आप उधर नर्वस हो जाएँगे, आपको लगेगा मेरी प्रिपरेशन सही नहीं चल रही, क्योंकि हुँ, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं, ये बहुत होता है। हुँ, तो आप अपने फिक्स सोर्सेस बना लीजिए। अपने ये आपको पहले स्ट्रेटेजाइज़ करना है कि मैं इस एक्स वाई ज़ी सोर्सेस से पढ़ूँगा, इसके अलावा मुझे कहीं नहीं देखना है। क्योंकि 40 में हुँ, 40 क्वेश्चन कोई करके नहीं आता जीए में। मैक्सिमम अटेम्प्ट 38, 39, 37 ऐसे ही होते हैं। तो वो उतना आप कवर कर ही लोगे। तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, अपने एक्स वाई ज़ी प्लेटफ़ॉर्म डिसाइड कर लो। बहुत एन नंबर ऑफ प्लेटफ़ॉर्म है सोशल मीडिया मतलब ऑनलाइन। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बना के जीए प्रिपेयर करो, फिर जीए में दूसरों को मत, मेरा ये यही मानना है। चीज़ मतलब मैं बाकी स्टूडेंट्स को आप ही बोलता हूँ, हाँ, यही चीज़ मैं स्टूडेंट्स को ही बोलता हूँ कि टॉपर्स, टाइम टेबल, स्टडी प्लान ये सब हर आदमी के लिए सिचुएशन अलग-अलग होती है। आप रात को पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, तो हर एक स्ट्रैटेजी आप अपने हिसाब से बनाइए। हाँ, आप कहीं से रेफरेंस ले सकते हैं बट ब्लाइंडली आपको किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी चाहिए, है ना? तो और एक मुझे नॉर्मल डे ऐसा में लगता आप है उससे हाँ, रिज़ल्ट आएगा भी नहीं, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हर किसी का दिमाग अलग होता है, हर किसी का अ, ग्रैस्पिंग पावर अलग होती है। कोई हुँ, मुझे लगता है कोई दिन में 2 घंटे पढ़ के भी एग्ज़ाम निकाल लेता है और कोई 18-18 घंटे पढ़ने के बाद भी नहीं निकाल रहा है। दोनों बिल्कुल, तरीके के लोग बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो जैसे एक आपका जो नॉर्मल डे रहता था प्रिपरेशन का, उसमें आप जनरल अवेयरनेस को कितना टाइम देते थे और किस प्रकार से पढ़ते थे या रिवाइज़ करते थे? आप मंथ ऑन मंथ पढ़ते थे या डे ऑन डे आपने किस प्रकार से जनरल अवेयरनेस पढ़ा था? मैं डे ऑन डे लेवल पे ही पढ़ता था, बेसिस पे ही पढ़ता था और उसके बाद हुँ, मंथली क्विज़ेज़ होते हैं, हुँ, तो वो अटेम्प्ट करने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ओके, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि आपने पूरे महीने जो पढ़ा है, तो वो आपको हुँ। कितना याद कर रह पा रहा है, वो ज़रूरी है। तो मतलब डे ऑन डे रिवाइज़ करके मंथ एंड पे आप मंथली क्विज़ ज़रूर अटेम्प्ट करें, जिससे आपको पता लगे हाँ। कितना आपने पढ़ा है, कितना आपको समझ में आया है ना? और जैसे जी, मान लो कोई बिल्कुल। एक कॉन्सेप्ट आपने मंथली क्विज़ में अटेम्प्ट किया, आपको नहीं समझ में आया, तो रिवीजन करने के लिए आपके पास नोट्स होते थे कि आप पीडीएफ से ही पढ़ते थे? आप कहीं भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे अगर जीए पढ़ोगे, तो अगर आप क्विज़ देते हो तो उसके आंसर्स रहते हैं ठीक है, ओके, मतलब और अल्टीमेटली आपने पीडीएफ वगैरह से ही पढ़ा था, कोई नोट्स वगैरह आपने स्पेसिफिक नहीं बनाए थे। हाँ। ठीक है, चलिए तो आपका नहीं, बट एक चीज़ प्रीलिम्स ऐड तो करना चाहूँगा हाँ, मैं एक रजिस्टर ज़रूर मेंटेन करता था जिस पे मैं लिखता था। क्योंकि ओके। मुझे मतलब पर्टिकुलरली इंडिविजुअली मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर लिख लेता हूँ, तो मुझे याद चीज़ ज़्यादा देर के लिए रहती है। साइकोलॉजिकल फैक्ट भी आपने एक चीज हाँ, पढ़ी समझी और लिखी तो आपकी मसल मेमोरी में वो चीज कहीं ना कहीं फिट हो जाती है और फिर आपको बिल्कुल। उसको आसानी से रिकॉल कर सकते हो, है ना? मेंटली भी, और एक बार आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई फैक्ट देखना है तो अब आप कहाँ सर्च करोगे, कितने पीडीएफ खोजोगे, बट आपने रजिस्टर में मेंटेन किया है मंथ वाइज डे वाइज, तो वहां से आप इजीली उसको ट्रैक डाउन कर सकते हो। ओके, एक चलिए तो मैं ये एक हाँ चीज़ और करता था, मैं जो जी, ऑनलाइन पीडीएफ रहती थी, उनका प्रिंट निकालता था। ओके, हाँ तो बढ़िया ही देखो, क्योंकि जितना हाँ स्क्रीन से दूर रहो उतना, हाँ बताइए, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, वही जो आप बोलने वाले थे, मैं वही बोल रहा हूँ। आप जितना मोबाइल हाँ, चलाओगे, आप हम्म, डाइवर्ट ज़्यादा होते हो। पता हम्म, चल रहा है कि आपने खोला था कि टेक्स्ट बुक का एग्ज़ाम देना है और फिर हम्म, टेक्स्ट बुक का एग्ज़ाम देते हो, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आया, वो आप गूगल पे सर्च करने चले गए। सर्च और फिर करने के लूप बाद बन आप गया कहाँ फिर। हो, कहाँ स्क्रॉल कर हुँ, रहे हो, वो आपको पता भी नहीं हाँ, चलेगा तो और अल्टीमेटली आँखों पे आपका भी ये असर कहना है, पड़ता है। हाँ, जितनी चीज़ों को आप फिज़िकल कर पाएँ डिजिटल की जगह वो बेहतर है आपकी प्रिपरेशन में, राइट? है ना? हाँ, तो भाई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टिप है, मैंने भी आपको कई बार बोला जो आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलते हैं, अगर संभव हो तो आप उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाल कर रखिए क्योंकि उससे पढ़ना आसान है और आपके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस कम है। आपको जीए पढ़ना है, आपके पास प्रिंटेड पीडीएफ है, फ़ोन स्विच ऑफ करो, एक तरफ फेंक दो,
पीडीएफ पूरी रिवाइज कर लो, 3-4-5 घंटे में आपका कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा मंथ। आपको डिस्ट्रैक्टेड भी फील नहीं होगा और आपका कंप्लीट जो है मंथ हो या फिर जो भी हो कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ठीक है? और कुछ आपको ऐड करना है, मास्टर टिप्स बता दीजिए फिर हम आगे चलेंगे। जैसा मैं बार-बार बोल रहा हूँ, अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाएँ। हाँ, बट बिल्कुल। आपको ये पता होना चाहिए कि आप स्टैंड क्या कर रहे हो। रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है, अपनी स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है और कंटीन्यूअस हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंसी 2 बहुत दिन पढ़ ज़रूरी रहे हो है। और फिर 2 दिन नहीं पढ़ रहे हो, तो ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। सही बात है। कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, लेस डिस्ट्रैक्शंस विल लीड यू टू द सिलेक्शन, है ना? एक चीज़ और ऐड कर लेना, अपना गोल छोटा मत रखना। अगर कोई पेपर देने जा रहे हो, तो उसका यही सोच के जाओ कि पूरा करके आएँगे बिल्कुल, और ये बहुत ही बढ़िया, पॉसिबल बहुत ही है, अच्छी मैंने बात किया आप है। हाँ, हमेशा एम फॉर द स्काई, बहुत ही अच्छी आपने यहाँ पर बात कही और बहुत ही आई थिंक जो लोग एक्चुअल में तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस बात से रिलेट भी कर पाएँगे, ठीक है? चलिए, अब अगर बात करें आपका मेंस क्लियर हो गया, आपने डिस्क्रिप्टिव वगैरह सब बढ़िया से कर दिया। मेंस देने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स होती हैं, वो कैसे-कैसे आगे बढ़ती हैं, क्या-क्या आपको करना पड़ता है, एक बार उस पर फटाफट से डिस्कशन करेंगे। मेंस देने के बाद आपका मतलब आता है कि आप मेंस में सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए। अगर सेलेक्ट हुए हो, तो आपके मार्क्स डिस्क्लोज़ नहीं होंगे, सेलेक्ट नहीं हुए, तो आपके मार्क्स डिस्क्लोज़ हो जाते हैं। ओके, अब आप अगर सेलेक्ट हो गए हो, तो आपको फिर इंटरव्यू की कॉल आएगी, जो वो कितने दिन ऑलमोस्ट बाद आती है रिजल्ट की? अराउंड 45-60 डेज़। मतलब मतलब जैसे वही आपने लमसम मेंस का आराम से एग्ज़ाम मतलब दिया हाँ, है, मेंस हुँ, के एग्ज़ाम के 60 डेज़ के आस-पास आपको इंटरव्यू आएगा। ओके, ठीक है। तो इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? नर्वस थे या रिलैक्स थे? पैनल कैसा था? इन सब चीज़ों के बारे में बताइए। पैनल तो राउंड टेबल ही होती है, मतलब कर्व टेबल होती है हुँ, 5 लोगों की। ओके, और बेसिकली वो नॉलेज आपकी चेक कर चुके हैं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, आप विथस्टैंड कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप बेसिकली हुँ, कस्टमर सर्विस के उसमें जा रहे हैं, तो आपके कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक चेक तो वही होता है, फिर मेरा इंटरव्यू अराउंड 17 टू 18 मिनट्स चला था ओके, और उसमें एक जो पर्टिकुलर पर्सन होता है, वो सिर्फ़ आपको साइकोलॉजिकली चेक करता है। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि एनपीए क्या होता है? और हुँ। उसका आंसर देने के बाद भी उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया कि वो सैटिस्फाई नहीं हुए। तो जब वो चेक सामने से कोई करते हैं आप ऐसा स्वयं के ऊपर कितना कॉन्फिडेंट हैं आप। हाँ, तो अगर हुँ, सामने से कोई ऐसे रिएक्ट करे कि वो सैटिस्फाई नहीं हुआ इंटरव्यू जैसी जगह पे, तो आप कहीं न कहीं नर्वस हो जाते हैं। तो सही बात एक है। तो आपको साइकोलॉजिकली चेक करने के लिए बैठते हैं और बाकी आपका कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट करते हो, किस तरीके से बात करते हो, वही चीज़ है। बाकी नॉलेज मैं ये कहूँगा 20% नॉलेज, बाकी 80% ये एडिशनल चीज़ है। मतलब अल्टीमेटली ब्रेन गेम है, कितना आप उनके सामने हाँ, पॉजिटिवली बात कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहे हो और अगेन इंटरव्यू का तो गेम ऐसा ही है, कभी भी इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू नहीं चलाते, आप जैसे रिस्पॉन्सेज़ देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू चलता रहता है। ठीक है? तो मतलब जैसे इंटरव्यू मैं देके कहीं एक न चीज़ कहीं और हाँ, बोलूँगा, हुँ, इंटरव्यू में थोड़ा-सा ऑनेस्ट रहना ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी पता है बाहर क्या चल रहा है, हमारे पास हुँ, कौन से बच्चे आ रहे हैं, कौन से बच्चे नहीं आ रहे हैं। कई जगह इंटरव्यू जो मॉक्स होते हैं, उसमें ये बताया जाता है कि अगर आपसे पूछे कि आप तो डिफरेंट फील्ड से हैं, तो आप बैंक में क्या करेंगे? तो आप बैंक में क्यों आए बेसिकली? तो वहाँ कई लोग ये बोलते हैं कि मैं बैंक को ऐसे हेल्प कर पाऊँगा, मेरे पास इस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है या मैं बैंक में आना चाहता था। बट मेरा ऐसा मानना है, अगर आप उनको ऑनेस्टली भी आंसर दोगे तो कोई बुराई नहीं है। मेरे को बहुत लोगों ने बोला था कि आपको ऐसे ही बोलना है कि आप कैसे मदद कर पाओगे या आपको शुरू से बैंक में आना था। बट मैंने ये सब जानने के बाद भी वहाँ ऑनेस्ट आंसर ही दिया था। मैंने ये बोला था हुँ, क्योंकि मैकेनिकल में अगर आप देख रहे हो तो जॉब्स बहुत कम है एंड हर किसी को एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। हर किसी को सेटल होना है। तो इसलिए मैंने बैंकिंग चूज़ की एंड अब जो मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मैं कहीं न कहीं बैंक को हेल्प करूँगा उस चीज़ में। ऑब्वियस तो सी बात है। ऑनेस्टी थोड़ी तो ज़रूरी, क्योंकि हुँ। ऑनेस्ट रहोगे तो कॉन्फिडेंट रहो। सही बात है। मतलब अल्टीमेटली आपका ये कहना है किसी भी इंटरव्यू में प्रिटेंड मत करो, जो भी आपके मन हाँ। में आंसर है वो दो, लेकिन आपका आंसर बहुत हार्श भी नहीं होना चाहिए, बहुत रूड भी नहीं होना चाहिए। जी, जैसे एग्ज़ैक्टली। बैंक क्यों जॉइन करनी है? पैसा कमाना है। ये एक करेक्ट वे नहीं हाँ, हुआ आंसर करने का। हाँ। आप इसको रिफ्रेम कर सकते हैं, मोर पोलाइट वे में इसको बोल सकते हैं बट अल्टीमेटली आपको थोड़ा-सा क्या कंप्लीटली ऑनेस्टली अगर आप आंसर ऑनेस्ट ही देंगे होना तो पड़ेगा। हाँ, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए, तो इंटरव्यू आपका हो गया। क्या इंटरव्यू देके फ़ील आया था कि भाई सिलेक्ट हो रहे हैं या लगा था ठीक-ठाक चलो अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं? एक्चुअली इंटरव्यू में मैंने 1-2 जगह गड़बड़ कर दी थी, जो मुझे इंटरव्यू रूम से बाहर आते ही रियलाइज़ हो गया था।
ओके। बट जब मैं इंटरव्यू रूम से बाहर जा रहा था तो दे ऑफर्ड मी चॉकलेट एंड दे सेड गुड, जो मतलब सेंटर पे चेयरमैन बैठे रहते हैं, उन्होंने बोला था गुड। तो हुँ, जब तक रिजल्ट नहीं आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो गुड ही मेरे पास था एक, जिसके ओके, भरोसे मैं होप किए हुए था कि निकल जाएगा मेरा। ओके। तो एक रे ऑफ होप थी कहीं न कहीं कि हाँ भाई हो जाएगा, हाँ, चॉकलेट रखिए खा लियो। नहीं चॉकलेट तो उसी टाइम खा ली थी। चलो ठीक है। तो जैसे आपका इंटरव्यू हो गया उसके बाद कितने दिनों बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन आपके पास आया कि यू आर शॉर्टलिस्टेड या यू आर सिलेक्टेड एज़ द पीओ? जनरली 1 अप्रैल को सारे रिजल्ट आ जाते हैं, बट हम थोड़े लकी थे, तो हमारा हुँ, कोविड वाला बैच था, हुँ, तो हमारा रिजल्ट आया था मई 20 को, मतलब ऑलमोस्ट 50 दिन ओके, बाद। हुँ। तो और उत जिस उन दिन 50 रिजल्ट आना दिनों में होता है क्या उससे 1 किया दिन था? पहले नींद नहीं आती। हाँ, 50 दिनों में सोशल मीडिया कैंपेन्स बहुत हुए थे कि आईबीपीएस के रिजल्ट निकालो, और कहीं न कहीं हुँ, यही सब डिस्कस होता रहता था कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, भाई कोविड वेव चल रही है वो ज़रूरी है, बट हम लोगों की जॉब्स भी ज़रूरी हैं। सही तो बात है। ट्विटर कैंपेन्स बहुत हुए थे। हुँ, और बाकी उस टाइम मेरा आरबीआई का प्री निकला हुआ था, तो मैं आरबीआई मेंस का भी पढ़ रहा था कि अगर नहीं हुआ तो फिर उस केस में आप क्या करोगे? तो उस समय बैकअप इज़ वेरी असिस्टेंट का आई इम्पोर्टेंट। थिंक एग्ज़ाम हुआ था कोविड के जस्ट पहले मार्च में समथिंग है ना? मार्च में मेंस होना था, फरवरी में हाँ, प्री वो हुआ था, बट वो हाँ, वो पोस्टपोन्ड आपका हो गया था। पोस्टपोन्ड हो गया था। हाँ, हुँ। ठीक है, तो आप सिलेक्ट हो गए, सब कुछ बढ़िया से हो गया, तो पोस्टिंग की प्रोसेस क्या रहती है? आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आई थिंक सिटी में ही हो जाता है कि आपको कहीं और जाना पड़ता है? अब जैसे मैं ग्वालियर से हूँ, तो यहाँ पे मेरा बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ था। हुँ, तो मेरे को भोपाल ज़ोन मिला, भोपाल ज़ोन में आपको बुलाया जाएगा ज़ोनल ऑफ़िस में, वहाँ आपको लेटर हैंडओवर किया जाएगा, आपकी डिटेल्स भरवाए जाएँगे। और इससे एक्चुअली आपकी जॉइनिंग से कुछ दिन पहले एक मेडिकल की प्रोसेस होती है, वो भी ज़ोनल हुँ, ऑफ़िस जाके होती है, मेडिकल की प्रोसेस होती है, डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस होती है, और उसके हुँ। बाद अराउंड 1 महीने के अंदर आपको जॉइनिंग लेटर दिया जाता है कि आपकी पोस्टिंग मेडिकल यहाँ पे टेस्ट की गई आपके है। वहीं हेड ऑफिस में होंगे, आपको स्वयं से करवा के नहीं ले जाने, ज़ोनल राइट? ऑफ़िस। हाँ, ज़ोनल ओके, ऑफ़िस। ज़ोनल ऑफिस में होंगे, ठीक है, ओके, हाँ, उसके कई बाद? जगह रीजनल ऑफ़िस बोलते हैं, कई बैंक्स में, हुँ, तो रीजनल ऑफ़िस उनके टाई अप रहते हैं डॉक्टर से। तो ऐसा कुछ है हुँ, नहीं, बस जनरल चेकअप होता है कि आपको बीपी, शुगर कित नहीं है, आईज़ आपकी नॉर्मली वर्क कर रही हैं कि नहीं, डिसेबिलिटी में नहीं आ रहे हो, बस नॉर्मल चेकअप होता है। कोई ठीक बहुत है, हार्श चेकअप नहीं होता है, बेसिक चेकअप। बेसिक जो हम लोग रूटीन चेकअप्स जो करते हैं, वो सारे होते हैं ना? हाँ। ठीक है। तो आपकी जॉइनिंग आ गई, जो फर्स्ट डे ऑफ वर्किंग था, उसमें मतलब अल्टीमेटली आपकी जो ट्रेनिंग का टाइम रहता है और क्या आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्टिंग में दिए गए, उसके बारे में बात करेंगे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हो रही है, जहाँ जिस ब्रांच में या ज़ोनल ऑफ़िस में या बैकअप ऑफ़िस में अगर आपकी पोस्टिंग हो रही है, तो वहाँ किस डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपकी पोस्टिंग होती है। खैर अब तो सिस्टम चेंज हो गया, अब जो भी डीआरओ सेलेक्ट होते हैं, उनका एक फिक्स्ड है कि सबको पहले 6 महीने डिपॉज़िट में बिठाया जाएगा, फिर 6 महीने एडवांसेस में बिठाया जाएगा। अच्छा, रोल्स पहले से डिसाइड कर दिए गए हैं कि ऐसा-ऐसा आपको हाँ, चलना है। हाँ, ओके, ये लास्ट 2 ईयर से चल रहा है एक्चुअली। ओके, तो ओके। उसी पे डिपेंड करता है। हम लोगों ने जब जॉइन किया था तब तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ फिट हो रहे थे वहाँ फिट किया गया हमको। और फिर इवेंचुअली हुँ, अगर आप अच्छा कर रहे हो, जैसे मुझे मिला था शुरू में डिपॉज़िट, तो मैं पहले शुरू में डिपॉज़िट्स देखता था और फिर मैं अच्छा कर रहा था, जैसे मेरा ट्रांसफर हुआ 2 साल के बाद, तो फिर मुझे एडवांसेस करने का मौका मिला और अभी मैं एडवांसेस में ही चल रहा हूँ। कई लोगों को इनिशियली 4x भी मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फॉरेक्स तो तो खैर काफ़ी अच्छा हो गया। हुँ। तो इट इज़ अप टू यू कि आपको हो सकता है कि शुरू में आपके पसंद का डिपार्टमेंट ना मिले, बट अगर आप अच्छा कर रहे हो तो कहीं न कहीं आपको अल्टीमेटली जॉब हाउ मिल वेल जाएगी। यू परफॉर्म चैनलाइज़ योर वे इनसाइड द पोस्ट एंड एग्ज़ैक्टली। पोजीशंस। ओके। हाँ, तो मतलब पोजीशन जो आपकी पोस्टिंग होनी वो स्टेट के अंदर ही होनी जहाँ से आपने फॉर्म फिल अप किया, उसके बाहर क्या आप जा सकते हैं? जाने का ऑप्शन मिलता है क्या आपको? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको, मतलब जैसे मैं ग्वालियर का हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे भोपाल ज़ोन के अंदर ही पोस्टिंग मिलनी थी। हो सकता था मुझे बाहर भेजा जाए, यूपी भेजा जाए, अच्छा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी के भेज बाहर सकते भेजा हैं। जा सकता है, ये पॉसिबल है ना? क्लेरिकल को नहीं भेजा जाता है, ऑफिसर्स को भेजा जा सकता है। अगर आप एज़ अ तो पीओ एक सिलेक्ट हुए, तो आपको भेजा जा हुँ, सकता है। ओके, तो उसमें चांसेस हैं, ठीक है। तो आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग कुछ हुई थी कि जाते ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको सिखाता गया कोई ना कोई? एक्चुअली जब हमने जॉइन किया था, तो कोविड चल रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उस टाइम पे एक हुँ, ऑनलाइन 15-20 दिन की ट्रेनिंग हुई थी हुँ। और तो वो उसके जॉइनिंग के 1 पहले हुई थी कि जॉइनिंग के बाद हुई थी वो?
एक्चुअली 1 महीने हमको ब्रांच एक्सपीरियंस दिया गया पूरा, उसके बाद हम लोगों को ऐसा होता था कि लंच के पहले तक ट्रेनिंग अटेंड करनी है, लंच के बाद से ब्रांच। मतलब मॉड्यूल्स होंगे वो आप कंप्लीट करने साइमल्टेनियसली होंगे। चल रहे थे। हाँ, ओके, ओके। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो जैसे अल्टीमेटली अब तो आपको आई थिंक 3-4 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, आप असिस्टेंट मैनेजर हो गए हैं। तो आई थिंक ऑलमोस्ट जी, सारे ऑपरेशंस में आप अलाइन रहे होंगे अभी तक, है ना? तो एग्ज़ैक्टली। एक स्टूडेंट अगर मन में सपना लेकर चल रहा है कि यार आईबीपीएस पीओ सिलेक्ट होना है, तो क्या आपको काम करने में मज़ा आ रहा है? क्या आप सैटिस्फाइड है जॉब से कि नहीं? जॉब सैटिस्फैक्शन इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, बट हाँ, कहीं न कहीं आप आज जिस पोज़ीशन पे हो उससे बहुत बेटर पोज़ीशन पे आ जाते हैं। हुँ, आपकी लाइफ सेट हो जाती है, आपको कंसेशन वाले रेट पे आपको लोन्स मिलते हैं, व्हीकल लोन ले लो, होम लोन ले लो। आदमी का सेटल होने का तरीका यही है अपने इंडिया के अंदर, कि वो कार ले लेगा, घर ले लेगा। बाकी आपकी हुँ, सैलरी काफ़ी हैंडसम होती है, पर्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, आपको पेट्रोल अलाउंस मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, तो चीज़ें बहुत सारी है। बाकी मैं कहीं न कहीं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि केक वॉक रहेगी, तो केक वॉक तो नहीं रहेगी। ओके। जॉब में आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, बट हाँ, जितना आप अभी कॉम्पिटिशन में स्ट्रगल कर रहे हो, उससे बहुत कम। हुँ। और यहाँ पर एक मैं इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे एक आईबीपीएस क्लर्क कैंडिडेट जॉइन करता है बैंक और एक आईबीपीएस पीओ कैंडिडेट जॉइन करता है बैंक, अपार्ट फ्रॉम सैलरी ओवरऑल क्या डिफरेंसेस रहते हैं उनकी लाइफ में? एक तो सैलरी में एक्चुअली डबल का अंतर होता है, सैलरी अगर का तो ऑफिसर को। हाँ। हाँ, और इसके अलावा वर्क कल्चर का क्लेरिकल के फिक्स टाइम रहता है, वो 10 बजे आएगा, 5 बजे चला जाएगा। वो हुँ, लायबिलिटी नहीं है कोई, पूरे दिन का काम निपटाया चलेगा। ऑफिसर्स के साथ ये नहीं है, ऑफिसर्स को 10 बजे आना है, बट कब जाना है? जब उनका पूरा काम खत्म हो जाएगा, जब वो पूरा रैप अप कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे, उसके बाद जा सकते हैं। तो ओके। ऑफिसर्स पे लायबिलिटी ज़्यादा होती है। आप जैसे वाउचर पोस्ट कर रहे हो, तो ऑफिसर्स का काम है वाउचर पोस्ट करना। आप किसी को लोन दे रहे हो, तो वो भी ऑफिसर का ही काम है। तो कहीं न कहीं लायबिलिटी होती है। क्लेरिकल का काम बेसिकली लायबिलिटी फ्री रहता है, थोड़ा टेंशन फ्री है, और ठीक है, फिक्स्ड मतलब आवर्स ऑफ वर्किंग है। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब आप ऑफिसर हैं तो आपकी जवाबदारी भी ज़्यादा है और आपको कहीं न और हाँ। ऐसा कभी हुआ है कि सबसे मैक्सिमम टाइम तक ब्रांच में आप कितना रुके हैं? मैक्सिमम टाइम तक मुझे अभी याद है, हमारे यहाँ ऑडिट हो रहा था, तो मैं 10:30 बजे तक, 10:30 पौने 11 बजे तक रुका था। बट वो बहुत रेयर होता है। मैं वही बोल रहा हूँ हुँ, कि आपकी वर्किंग पे डिपेंड करता है, आप जल्दी काम निपटा लो, आप 6 बजे घर जाओ, साढ़े 6 बजे घर हुँ। जाओ। मतलब अल्टीमेटली आपकी एफिशिएंसी पर पूरी की पूरी चीज़ डिपेंड है, आपका टास्क कंप्लीट है, आप जाइए, यू आर फ्री टू गो, बट ऑफिस टाइम के बाद ही, ऑफिस टाइम के पहले फ्री टू गो नहीं है। हाँ। है ना? ठीक है। तो जैसे आपका एक नॉर्मल वर्किंग डे कैसा दिखता है? आप जब दिन की शुरुआत करते हैं, आप जब बैंक कितने बजे पहुँचते हैं? वहाँ पहुँचकर एक पूरा फ्लो आपका क्या रहता है ये काम करने और आप बैंक से बाहर कितने बजे आते हैं? अ, अभी जनरली बात की जाए, तो मैं 10 बजे से पहले ब्रांच पहुँच जाता हूँ, और मेरी हुँ, पोस्टिंग ब्रांच में है, तो ब्रांच पहुँच जाता हूँ, और मेरा मैंने एक डायरी मेंटेन करी होती है, जिसमें मुझे पता है आज मेरे ये काम करने हैं। जैसे रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, गोल्ड, जो भी लोन्स होने हैं, वो अपने लोन्स किए। जो भी क्रेडिट मॉनिटरिंग होनी है, वो क्रेडिट मॉनिटरिंग का काम किया। जिसको जो काम असाइन करना है, वो काम आप मैंने असाइन कर दिया, एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे रैप अप कर देना है, तो मैं 6:30 के आसपास ब्रांच से निकल जाता हूँ। मतलब कई बेसिक बार पूरा लेट होता है, मॉनिटरिंग 7 और साढ़े 7 हो जाता है। अब वो मैं वही हुँ, बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, कई बार मतलब ऐसा भी हुआ है कि महीनों-महीनों भर मैं 8 साढ़े 8 बजे से पहले नहीं गया हूँ। और कई बार हुँ। ऐसा भी होता है, आप 6 बजे भी निकल जाते हो, पौने 6 पे भी तो निकल जाते हो। अल्टीमेटली वॉल्यूम ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है आपका जो एग्ज़ैक्टली। वर्किंग आवर्स है ना? ओके, चलिए तो ये आपका डेली हो गया, तो आगे जैसे आप आईबीपीएस पीओ की तरह जॉइन हुए थे, नेक्स्ट प्रमोशन आपका कब होता है और किस पर्टिकुलर पोस्ट? जैसे आप असिस्टेंट मैनेजर बन चुके हैं, अभी आपका एक प्रमोशन हो चुका है, राइट? नहीं, प्रमोशन नहीं हुआ है, एक्चुअली स्केल वाइज़ रहता है, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। हुँ, मैं हूँ अभी स्केल 1 में, बट मेरा प्रोबेशन खत्म है। जो ओके। 2 साल तो का इसके बाद प्रोबेशन नेक्स्ट रहता है। हाँ, स्केल 2 में आप कब जाने के एलिजिबल होंगे या आप पहले भी जा सकते हैं? क्या उसका मेथड रहता है? वो अलग-अलग पब्लिक सेक्टर बैंक की अलग-अलग इंटरनल पॉलिसी होती है। कई बैंक्स 3 साल में प्रमोट कर देती हैं, कई 4 साल में प्रमोट हुँ। करती है, कई 6 साल में प्रमोट करती है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक होता है। अभी मैं बैंक ऑफ इंडिया में हूँ, तो वहाँ 4 साल तो आपको मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए स्केल तो 2 आप में। जो प्रमोशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, वो देकर प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते? हाँ,
नहीं, प्रमोशनल एग्जाम में बैठने की एलिजिबिलिटी तब है ना जब आपने 4 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास। ओके, मतलब अल्टीमेटली आप एलिजिबल तब है जब 4 इयर्स ऑफ सर्विस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, हाँ, है उसके ना? बाद और आपका जेआईबी सीआईबी वगैरह आपने दिया है अभी कि आप देने का सोच रहे हैं? मेरा जेआईबी क्लियर है, सीआईबी मैं लास्ट 2 बार से अटेम्प्ट नहीं कर पाया हूँ, मेरे ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे मेरा भोपाल हम्म, सेंटर था तो मुझे भिंड भेज दिया, तो हम्म, इस चक्कर में सीआईबी तो अभी अटेम्प्ट नहीं किया, बट होपफुली इस बार सीआईबी अटेम्प्ट हो जाएगा। और ओके। अभी तक जेआईबी और सीआईबी का एक-एक इंक्रीमेंट होता था, बट अब जेआईबी के 1 इंक्रीमेंट और सीआईबी के 2 इंक्रीमेंट। जैसे हाँ, वो क्लेरिकल कल ही कैडरे आई में थी क्या जो होता है, आपका आया है। हाँ। हाँ, हाँ। क्लेरिकल कैडरे चलिए। में अभी तक सीआईबी के 2 इंक्रीमेंट मिलते थे, हम्म, अब वो ऑफिसर्स में भी। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया है। तो मतलब अल्टीमेटली आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो और सीधा सा मूल मंत्र आप देना चाहेंगे, भाई मेहनत करोगे तो सब अच्छा लगेगा, और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मेहनत करनी ही अल्टीमेटली, है ना? पड़ेगी। हम्म, चलिए, तो गौरव फाइनल नोट्स, जैसे मान लीजिए कोई एक नया स्टूडेंट है जिसके दिमाग में पिक्चर है कि भाई एज अ पीओ मुझे बैंक को ज्वाइन करना है, तो क्या उनको आप एडवाइस देना चाहेंगे ताकि वो सक्सेसफुल हो जाए अपने अटेम्प्ट में? मैं पहले तो ये बताऊँगा, आप अपने माइंड में क्लियर हो जाओ और आपको ये पता होना चाहिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा पीओ का एग्ज़ाम निकल जाएगा। अगर आपका प्री अभी तक नहीं निकल रहा है या आपके प्री निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए नर्वस मत हो, क्योंकि जब सिलेक्शन होना होता है तो एक ही एग्ज़ाम में आपका प्री भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी निकलेगा। बट आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और गोल बड़ा फिक्स करना पड़ेगा। तो भाई बहुत अच्छा लगा गौरव से बात करके। आई एम प्रिटी श्योर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें गौरव ने अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए, आई एम प्रिटी श्योर आप उन सभी चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रिपरेशन में, और 2024 को अपना सिलेक्शन का साल जरूर बनाएंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गौरव जी फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन, एंड थैंक यू सो मच जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं। आई होप सेशन आपको मजा आया होगा इस सेशन में, और सेशन से बहुत सारी आपको लर्निंग्स भी मिली होंगी। ऑलराइट, सो विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।